गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 की अकाउंट्स के। हमने 2 चैप्टर पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। साथ के साथ इसमें हम थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी जानेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये है आपका चैप्टर। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? लिखो these are these are the just a minute. These are the क्या है? These are the generally accepted, these are the generally accepted accounting principles. These are the generally accepted accounting principles. gaps short में बोलते हैं gaps. These are the generally accepted accounting principles followed universally by all the business entities, by all the business entities in preparation of final accounts. ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सभी एंटिटीज क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं, यूनिवर्सली बाय ऑल द एंटिटीज। ऑल एंटिटीज क्या करती हैं, इसको फॉलो करती है किस चीज में? फाइनल अकाउंट्स बनाने में। अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, उन फाइनल अकाउंट्स को बनाने में जो प्रिंसिपल्स का यूज होगा, वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? उन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं गैप्स। हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन्हें हम बोलते हैं। चलो अगला कि क्यों, वाई देर इज अ नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ी? वाई देर इज अ नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्यों जरूरत पड़ी? लिखो accounting information is better understood if it is prepared following the accounting principles. If it is prepared following the accounting principles uniformly. इसका मतलब क्या है? अगर यूनिफॉर्मली क्या होगा? अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे, अगर यूनिफॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से समझ सकते हो। अगर जैसे सपोज
एंटिटी है एंटिटी 1, ठीक है, एंटिटी 2, एंटिटी 3, कितनी सारी एंटिटीज है। अगर आप इसके अकाउंट्स देखते हो, इसके फाइनल अकाउंट्स देखते हो, इसके फाइनल अकाउंट्स देखते हो, लेकिन एक जो यूजर है, यूजर ये है यूजर, इसके जो माइंड में इसको थोड़ी बहुत अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो, इसको पता रहे कि हाँ इसने भी वो प्रिंसिपल्स फॉलो किए होंगे, इसने भी वो फॉलो किए होंगे, इसने भी ये फॉलो किए होंगे, तो यूजर के लिए क्या हो जाएगा, समझना बेटर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में बच्चों के लिए क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो सभी बच्चों पे अप्लाई होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के लिए कुछ अकाउंटिंग रूल्स हैं जो अकाउंटिंग स्कूल में आपको सभी अकाउंटेंट्स को जो ये कुछ क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, यूजर को समझना आसान रहेगा कि हाँ दिस इज द बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैक क्या है, उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, हाँ ये किसके बेस पे बने हुए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे बेस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, बेस, बेस है जिसके बेसिस पर क्या बनाए जाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन कौन से हैं सब हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलो, ये आपको समझ आया होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है, क्यों लाए, ताकि बेटर इंफॉर्मेशन आप बेटर तरीके से समझ सको। अगर यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे तो आपको माइंड में डाउट नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, लिखो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। लिखो हमारे पास कुछ फंडामेंटली अकाउंटिंग assumptions हैं, वो कौन सी हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। लिखो there are three fundamental assumptions, three fundamental accounting assumptions which must be, which are presumed to have been followed, which are presumed to have been followed by every business entity. If any one of these is not followed, if any one of these is not followed, then disclosure is required, then disclosure is required along with the reasons for not following it. अगर आप ये तीनों फंडामेंटल assumptions को फॉलो करते नहीं हो, देखो सबसे पहले तो क्या है, ये माना जाता है कि आपने फॉलो किए ही हैं, दिस इज प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम्ड है कि आपने फॉलो किए ही हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किए, इफ एनीवन, कोई भी एक फॉलो नहीं किया, तो आपको इस बात का अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अलोंग विद द रीजन, कि क्यों आपने ये फॉलो नहीं किया है बताना पड़ेगा और रीजन भी देना पड़ेगा। चलो फर्स्ट लिखो, जो फर्स्ट हमारी एजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है, हमारी फर्स्ट एजम्पशन है। जस्ट अ मिनट, गोइंग कंसर्न एजम्पशन लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, ये क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, ये हम एज्यूम करते हैं, इट इज एज्यूम्ड दैट, क्या एज्यूम करते हैं, बिजनेस shall
कंटिन्यू बिजनेस, एक सेकेंड, business shall continue for a foreseeable future. Business shall continue for a foreseeable future, and there is no intention to close the business, and there is no intention to close the business. ठीक है, देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है कि ये माना जाता है कि आपका बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर तक, अनडेफिनेट पीरियड तक आपका बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो आप ये मानो, अगर आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने मेरे ये हो सकता है कि कभी भी बंद हो जाए, लेकिन मेरी जो इंटेंशन रहेगी ऐसी इंटेंशन नहीं रहेगी कि मैं उसको क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। देयर इज नो सच इंटेंशन, आपको उसको क्लोज करने की कोई भी इंटेंशन नहीं रहेगी। आप ये मान के चलते कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर इज फॉर इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप एक मशीन परचेज करते हैं, ठीक है, मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल पिछले क्लासेस में भी दिए हैं। लेट से एक मशीन परचेज की, हमने उसकी यूजफुल लाइफ कि वो कितने साल हमारे काम आएगी, यूजफुल रहेगी, लेट से हमने सोचा 10 ईयर्स तक। अगर ऐसा होता है 10 साल तक क्या करता है, 10 साल तक मशीन हमारे लिए क्या आने वाली है, काम आने वाली है। तो सपोज आपने मशीनरी परचेज की जिसकी यूजफुल लाइफ आपने कितनी मानी, 10 साल। तो आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं ना कि आपके बिजनेस की लाइफ क्या है, इनडेफिनेट है। भले ही एक मशीन की मशीन तो इनडेफिनेट तक नहीं चल सकती ना, लेकिन आपको एक एस्टिमेट तो लेना पड़ेगा ना कि मशीन हाँ मुझे कितना टाइम काम देगी, 10 साल। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या होता है, मशीन अच्छा पहले ये बताओ मशीन परचेज करना कैसा एक्सपेंडिचर है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मशीन परचेज की थी हमने, तो मशीन परचेज करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो आप उनसे वो एसेट्स खरीदते हो जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मशीन लगाओगे बिजनेस, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस केस में आप क्या करते हो, मशीन की कॉस्ट को क्या करते हो, 10 सालों में डिवाइड करते हो। दिस इज नो, और सपोज ये आगे और ले लो 10। तो आप सपोज मशीनरी अगर आपकी है कॉस्ट 10 लाख, अगर मशीन की कॉस्ट 10 लाख है तो आप हर साल एक्सपेंस ऑफ मशीन, मशीन के नाम का खर्चा, एक्सपेंस रिलेटिंग टू मशीन, मशीन तो आपकी कब तक चलेगी, 10 साल चलेगी, लेकिन 10 साल चलेगी 10 लाख की मशीन, यानी हर साल कितने का खर्चा मशीन का मैं बुक करूं, अपनी बुक्स में कितना खर्चा बुक करूं, तो मैं बुक करूंगी हर साल 1 लाख का एक्सपेंस। और ये 1 लाख का आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो ना, इसी 1 लाख को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या हम बोलते हैं इसे, डेप्रिसिएशन। मतलब वो अमाउंट, मशीन का वो हिस्सा जो खत्म हो चुका है। अगर मान लो मैंने मशीन 10 लाख की खरीदी, 10 लाख की मशीन मैंने यहाँ खरीदी मैंने 0 पीरियड पे। अगर मैं यहाँ पर 10 लाख की मशीन खरीदती हूँ तो यहाँ ईयर एंड आते आते उसकी वैल्यू मेरी बुक्स में कितनी हो जाएगी, 9 लाख, यानी 1 लाख की मशीन इस साल में क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा ये जो मेथड यूज करते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, हम क्या करते हैं, हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर 10 सालों में डिवाइड कर रहे हैं, पूरा का पूरा इस साल नहीं दिखाते। क्यों, क्योंकि हमें पता है 10 साल हम आगे चलने वाले हैं। अगर मैं 10 लाख को पूरा खर्चा यहीं बुक कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं तो ये मान रही हूँ कि यही मेरा फर्स्ट और यही मेरा लास्ट ईयर है ना, बट ऐसा नहीं है। मैं ये मान रही हूँ कि हम 10 साल तक आगे चलेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो मैं खर्चा अपना पोस्टपोन करती हूँ, 10 सालों में डिवाइड करती हूँ ना, ये किस वजह से करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से। इस एजम्पशन होती है इसके पीछे, ये वाली जो ये एजम्पशन होती है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को मल्टीपल ईयर्स में एक्सपेंस राइट ऑफ करने की, मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ करने की, तो वो एजम्पशन के इस ऐसा करने के पीछे जो एजम्पशन होती है वो कौन सी एजम्पशन होती है, हमारी गोइंग कंसर्न एजम्पशन। आई होप समझ आ गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलो अगली एजम्पशन लिखो, पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 2 वो है हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ये कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी मतलब वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को, कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज को क्या करना, आप बारी बार करते रहना। आप किसी भी चीज, अगर आप जिम जाते हैं लेट सपोज, आप उसमें कंसिस्टेंट बने रहिए। बट अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? देखो लिखो, कंसिस्टेंसी का मतलब एज पर दिस एजम्पशन, एज पर दिस एजम्पशन consistency means consistency in accounting means, accountancy में consistency का मतलब क्या है? means accounting methods or practices, accounting methods or practices once selected by the entity should be applied consistently, year after year। क्या करना पड़ेगा? हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब अगर आपने लेट सपोज, इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट सपोज एग्जांपल लिखो यहाँ पे पहले। एग्जांपल, there are two methods of charging depreciation। देखो, पिछले एग्जांपल में हमने डेप्रिसिएशन लगाने की बात की थी। अब यहाँ पे सपोज आपने एक मशीन जो आपने खरीदी हुई थी, जो मशीन खरीदी थी, अब उसको डेप्रिशिएट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, ये जो हम आगे डेप्रिसिएशन का चैप्टर करेंगे ना तब समझेंगे डिटेल में। और एक होता है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम बोलते हैं WDV और इसे हम बोलते हैं SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। अब देखो क्या, अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? ये मेरा क्या है, लाइफ ऑफ द, एक सेकेंड, ये मेरी क्या है, लाइफ ऑफ द बिजनेस। और लेट सपोज ईयर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है, बिजनेस की लाइफ इस तरह से चलती रहेगी। अगर आपने इस साल, पहले साल 0 से 1, अगर आपने पहले साल लेट सपोज SLM चुन लिया, अगर आपने इस साल SLM मेथड को यूज किया तो आपको हर साल क्या फॉलो करना पड़ेगा? SLM। आपको क्या करना पड़ेगा? SLM। ये आपके अकाउंटिंग असम्पशन है कंसिस्टेंसी, वो ये बोलती है कि अगर आपने एक मेथड फॉलो जो चूज कर लिया, एज पर दिस असम्पशन कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मींस अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड। अगर आपने कोई चीज एक बार सिलेक्ट कर ली तो क्या वही आपको क्या करनी पड़ेगी? हर साल फॉलो करनी पड़ेगी। वंस सिलेक्टेड एंटिटी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। कंसिस्टेंटली उसी को क्या करना पड़ेगा? आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। यहां तक आगे आपको बात समझ में? चलो इसी के आगे, क्या ये इसको चेंज करना, अगर एक बार SLM करे, क्या मुझे चेंज करना पड़े? मैं क्या कर सकती हूँ? कर सकते हैं, लेकिन किस किस वजह से वो देखो नीचे। These methods or practices once adopted can be changed in subsequent years। आने वाले सालों में आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैन बी चेंज्ड इन subsequent years if, पॉइंट नंबर 1, रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर आपको लॉ कहता है आपको क्या करने पड़ेंगे? अपनी मेथड चेंज करना पड़ेगा। या रिक्वायर्ड बाय AS, या आपको AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा बोलते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अपना मेथड चेंज कर देंगे। या if the change results in better presentation,
अगर उस चेंज से बेटर प्रेजेंटेशन होती है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके कंसिस्टेंसी असम्पशन कंप्लीट हुई। कंसिस्टेंसी असम्पशन क्या करती है, अगेन एज पर दिस असम्पशन जो आपने पॉलिसी, जो आपने प्रैक्टिस मेथड फॉलो किया, एक बार वही आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। और चेंज भी कर सकते हो अगर आपको लॉ कहता है, या इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, या एस ऐसा डिमांड करते हैं, या आप चेंज करना चाहते हैं, क्या होगी, बेटर प्रेजेंटेशन होगी। ये तीन रीजन है जहां आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। आपकी ये अकाउंटिंग असम्पशन भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलो असम्पशन नंबर थर्ड, असम्पशन नंबर थर्ड वो है हमारी एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन लिखो, as per this assumption, as per this assumption, transactions will be recorded in the books, at the time they happened, and not when the settlement takes place. That is, it is immaterial whether cash is received or not. That is, it is immaterial whether cash is received or not. ये assumption क्या कहती है, ये assumption कहती है कि आपको ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करनी है, आपको ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करनी है जब वो हो गई, ठीक है, ना कि सेटलमेंट हुआ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सपोज ये एक आपका अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। यहाँ आपने कोई सपोज स्टेशनरी परचेज की सपोज 50,000 की, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया अभी तक। उसका क्या किया, पेमेंट नहीं किया। आपने कहा, जैसे आपने सपोज ये ट्रांजैक्शन किया, ये आपका पीरियड है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 2024, और ये परचेज जो की वो आपने सपोज की 28 मार्च 2024 को, और आपने कहा दैट आई विल पे नेक्स्ट वीक, दैट इज 5 अप्रैल 2024। ऐसा करने से क्या हुआ, आपकी पेमेंट जो होगी वो अगले साल में आएगी, जो 5 अप्रैल आएगी वो अगले साल आएगी। तो क्या ये एक्सपेंस क्योंकि पे नहीं हुआ, तो क्या मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमें एजम्पशन हमारी काम करती है। एजम्पशन ये बोलती है कि ट्रांजैक्शन को आप तभी रिकॉर्ड कर लो जब वो हुई, एट द टाइम दे हैपन, ना कि आप तब कि भाई जब पेमेंट होगी 5 अप्रैल को जब पेमेंट होगी तब एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं होता। पेमेंट का आप वेट मत करना, आप रिसीव करते समय पेमेंट का वेट, कि पैसा आएगा तो मैं अपनी इनकम बुक करूंगी, या पेमेंट जब मेरा जाएगा जब मैं अपना एक्सपेंस बुक करूंगी। इनकम इन सेटलमेंट का आप बिल्कुल भी इंतजार मत करो। ट्रांजैक्शन जब हुई तभी, जब ट्रांजैक्शन तब आप क्या कर दो, अपने बुक्स में एंट्री डाल दो। तो स्टेशनरी परचेज की 50,000 की पेमेंट भले ही होगी 5 अप्रैल को, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, लेकिन आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो इसी साल हो जाएगी। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के साल में होगी आपकी 23, 24। इसके पीछे जो एजम्पशन काम की, वो एजम्पशन कौन सी काम कर रही है, दैट इज योर एक्रूवल एजम्पशन। आई होप ये तीनों एजम्पशन आपको समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट है। अब आपका बेस बन रहा है अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का बेस है। इसमें 3 एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला, आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे माइंड में ये रखेंगे कि आप
बिजनेस हमारे कुछ भी ऐसे इंटेंशन है कि हम अपने बिजनेस को क्या करने वाले हैं, सेल आउट करने वाले हैं, हम अपने बिजनेस को लंबा चलाएंगे, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, इस सोच से आप अपना बिजनेस की एंट्रीज को आज रिकॉर्ड कीजिएगा। दूसरा जो आप एजम्पशन फॉलो करते हैं आप ये कि हर साल जो आप अकाउंटिंग एंट्री, जो अकाउंटिंग मेथड जो आप फर्स्ट ईयर फॉलो कर रहे हैं, वही सेकंड, वही थर्ड, वही फोर्थ, हर साल आप ये अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करिएगा, ताकि इससे होगा यूजर डिफरेंशिएट इजीली समझ पाएगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के परफॉर्मेंस में अगर पॉलिसी सेम है, बैक स्टोरी सेम है, तभी तो रिजल्ट्स समझ आएंगे, है ना। तो रिजल्ट समझने में उसके लिए अगर बैक स्टोरी यानी मेथड्स अगर उसके लिए क्या है, मेथड से सेम फॉलो हुए हैं, तो उसके लिए जो इन्फ्लुएंस है वो निकालना आसान रहेगा। और क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हो आप अपने मेथड, अगर लॉ आपसे कहे या आपको एएस कहता है कि नहीं आपको अब ये मेथड फॉलो करना है, और आप या आपकी जो चेंज करने से आपका बेटर प्रेजेंटेशन होगा अगर आपकी बुक्स में, तो आप जरूर फॉलो करें, आप जरूर चेंज कर सकते हैं। तीसरी एजम्पशन है एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है, एक्रूअल एजम्पशन कहती है कि ट्रांजैक्शन को आप तभी रिकॉर्ड कर लो जब वो हुई, ना कि जब सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट का यानी पैसे लेने देने का वेट मत करो। आज अगर आपकी कोई इनकम आ रही है, आज आपको कोई एक्सपेंस हो रहा है, ड्यू हो गया ना, इट मींस अगर आपकी कोई इनकम ड्यू हो गई, भले ही कोई आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया, अगर ड्यू हो गया ना तो यू कैन रिकॉर्ड, तो आप उसे क्या कर लो, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, भले ही पैसा आपको इनकम का रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। वैसे एक्सपेंस का आपने पेमेंट करा हो चाहे नहीं करा हो, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो इफ इट इज ड्यू। तो एक्रूअल एजम्पशन आपको समझ में आ गई होगी। डाउट हो मेंशन कमेंट्स में कर देना। चलो नेक्स्ट हम यहां से अपने प्रिंसिपल्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग, कुछ एजम्पशंस हमने पढ़ ली, 3 एजम्पशन थी। अब हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये समझने रहेंगे आपको, जो आपको आगे अपनी अकाउंटिंग करने में क्या करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। चलो ये बेस है आपका, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रिंसिपल लिखो, अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, लिखो, as per this principle, as per this principle, business is regarded as separate from its owners। बिजनेस क्या कहलाया जाता है, अपने ओनर्स से सेपरेट कहलाया जाता है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। आगे लिखो, therefore all business transactions, therefore all business transactions are recorded from business point of view and not from that of the owners, not from that of the owners। क्या मतलब है इस चीज का, समझो। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर ए बिजनेस को क्या करते हैं, इस प्रेमाइस में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज तो फर्म का नाम है ए एंड कंपनी, बिजनेस स्टार्ट किया। अब सपोज 10,000 रुपीज के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या बिजनेस को अब जब बिजनेस स्टार्ट होना, बिजनेस को कर दो अलग, बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट, यानी अब बिजनेस की अपनी लायबिलिटी आ गई कि क्या मैं, अगर आप मुझे 10,000 दोगे ना, तो आई हैव टू रिटर्न इट बैक टू यू, आई हैव टू पे बैक टू यू रुपीज 10,000। तो दिस इज माई इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स यू, समझेगा।
बिजनेस कहेगा कि ये मेरी इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि मैं अलग हूं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस अलग हो जाएगा। तो जब बिजनेस अलग हो गया तो आप मुझे कुछ भी दे रहे हो तो वो मुझे आपको वापस क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बैक करना पड़ेगा। सेम सपोज एक बैंक ने बिजनेस को, बैंक तो लोन तो अप्लाई किसने किया, अप्लाई बैंक ने ए एंड कंपनी के नाम से अप्लाई कर दिया, इसके नाम से अप्लाई किया तो बैंक इसको भी लेट सपोज लोन दिया 50,000 का। अब क्योंकि बिजनेस सेपरेट है तो बिजनेस कहेगा मैं आपको भी पे करूंगा, आई टू विल पे बैक टू यू रुपीज 50,000, आई विल पे बैक टू यू रुपीज 50,000, दिस इज माई लाइबिलिटी, दिस इज माई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ रहे हो ये लाइबिलिटी क्यों बन रही है बिजनेस की, किस कॉन्सेप्ट की वजह से बन रही है, किस प्रिंसिपल की वजह से बन रही है, ये बन रही है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से, जो ये बोलता है कि बिजनेस सेपरेट है। तो जब बिजनेस सेपरेट है, बिजनेस इज रिगार्डेड एज सेपरेट, तो जब बिजनेस सेपरेट हो गया तो कुछ भी आप उसको दोगे तो उससे वापस पे लोगे ना। अगर आप मिस्टर बी को दोगे तो मिस्टर बी से वापस लोगे ना। तो जब बिजनेस भी अलग हो गया तो उसको कुछ लोगे तो उससे वापस आपको मिलेगा। तो बिजनेस इज रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहां भी लिख लो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग के पर्पज से क्या है, बिजनेस सेपरेट है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यहां तक बात क्लियर हो गई, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आप चलो सेकंड पे। सेकंड प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल लिखो, as per this principle, as per this principle, record only those transactions and events also which can be measured in money, which can be measured in money। जो मनी में मेजर हो सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही क्या करना है, आपने रिकॉर्ड करना है। दैट इज ऑल क्वालिटेटिव फैक्टर्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। सपोज मेरे पब्लिक रिलेशंस अच्छे हैं बिजनेस के, तो बिजनेस के अगर पब्लिक रिलेशंस अच्छे हैं, बिजनेस के इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट अच्छे हैं, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज क्या है, उसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। दैट इज ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव थिंग्स कैन बी रिकॉर्डेड। अगर आपको आई होप समझ आ गया होगा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जो कि रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन जिनको आप क्या कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो। दैट्स इट, इतनी सी बात है, यही इसका कंक्लूजन है। चलो आगे, थर्ड नंबर, एक मिनट, थर्ड नंबर हेडिंग डालो। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसके बारे में भी थोड़ा सा पिछली क्लास में बताया था, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, लिखो पहले इसके बारे में। एज पर दिस प्रिंसिपल, एज पर दिस प्रिंसिपल, लाइफ, या मैं कहूं दी whole life of a business entity is divided into smaller periods, ब्रैकेट में लिखो यूजुअली 1 ईयर। यूजुअली हम क्या करते हैं, एक साल में डिवाइड करते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल द होल लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स। क्यों करते हैं, ताकि
so that its परफॉर्मेंस, आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे आप मेजर कर सकें, कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। उसे आप क्या कर सके, समय समय पर क्या कर सके, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। ठीक है, लिखो दिस 1 ईयर, जो भी आप स्मॉलर पीरियड रखते हैं, स्मॉलर पीरियड इज नोन एज, इसको आप क्या बोलते हैं, इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, इसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। चलो वापस समझते हैं। सपोज ये क्या है, मेरी बिजनेस की लाइफ है जो क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। अब तक हम सभी एग्जाम्पल्स में इसको डिवाइड ही करते हैं। हम कितना टर्म मानते हैं, 1 साल, क्योंकि जनरली 1 साल के में ही क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, इफ आई एम नॉट डिवाइडिंग, मैं कहती हूँ कि अगर मैं बिजनेस यहाँ स्टार्ट करती हूँ और मैं खत्म होने पर ही क्या करूंगी, अपनी बुक्स चलता जाएगा, और जब जिस दिन खत्म होगा ना, कभी भी मान लो 50 साल बाद, 100 साल बाद, तभी इसके क्या बनेंगे, अकाउंट्स की परफॉर्मेंस देंगे। विच वन इज बेटर, आप खुद बताओ कौन सा बेटर है, समय समय पर फाइनल अकाउंट्स बनाकर परफॉर्मेंस मेजर करते रहना, फाइनल अकाउंट्स ईयर 1, फाइनल अकाउंट्स ईयर 2, फाइनल अकाउंट्स 3, या स्टार्ट करके एंडिंग पे ही इसकी पोजीशन देखना, कहाँ पर आप ग्रो करोगे, यहाँ ग्रो कर सकते हो, यहाँ ग्रो, यहाँ तो ऑप्शन ही है ना, आपने चेक ही नहीं किया कि आप कितना ऊपर जा रहे हो या कितना नीचे। तो दिस इज नॉट प्रेफरेबल, दिस इज प्रेफरेबल। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने पूरी लाइफ को 1-1 साल में बांट देते हैं, ताकि अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस पता लगी, यहाँ परफॉर्मेंस कम हुई, तो हम एक्शन लेके उसे क्या कर सकते हैं, वापस ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बहुत ही सही प्रिंसिपल है, जो ये बताता है कि आपने क्या करना है, अपनी बिजनेस एंटिटी को, लाइफ को क्या करना है, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करने से हम 1 साल का मानते हैं, ताकि आप क्या कर सको, उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सको, समय समय पर रेगुलर इंटरवल्स पे क्या कर सको, परफॉर्मेंस मेजर कर सको। और हाँ, ये जो आपका 1 साल है, इस 1 साल को आप क्या बोलते हो, इस 1 साल को बोलते हो अकाउंटिंग पीरियड। ये मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अगला साल मेरे लिए अकाउंटिंग पीरियड नंबर 2 हो गया। ये भी एक अकाउंटिंग पीरियड है, ये भी अकाउंटिंग पीरियड है। जिस पीरियड की मैं अकाउंटिंग करूं, वो पीरियड मेरे लिए क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रिंसिपल, पॉइंट नंबर 4 लिखो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या होता है, क्या कहता है, पढ़ते हैं। पहले हेडिंग डालो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। लिखो as per this principle, as per this principle, all significant information relating to financial statements all significant information relating to financial statements must be disclosed। सभी जो आपकी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्या करनी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज। ऐसा होगा क्या, इससे होगा क्या, लिखो सच डिस्क्लोजर will result in better understanding of the user। यूजर अच्छे से समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। डिस्क्लोजर विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर। अगर आपके फाइनेंशियल्स के साथ कुछ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी होगी ना, तो यूजर क्या कर पाएगा, बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। एग्जाम्पल आपने देखा कि लास्ट ईयर से इस साल कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर, जो करंट ईयर में और एंटिटी की टर्नओवर कम है, बट आपको रीजन पता नहीं लग पा रहा। तो अगर मैनेजमेंट रीजन डिस्क्लोज कर दे, तो क्या आपके लिए बेटर नहीं हो जाएगा, इट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर। तो देयर फॉर एग्जांपल लिखो, द रीजन फॉर लो
turnover, the reason for low turnover should be डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसे क्या करना चाहिए, अपनी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां यूजर का क्वेश्चन आ सकता है तो उसका रीजन उसे खुद को ही क्या कर देना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो दिस इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। चल पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल नंबर 5 जो है हमारा मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता है, मैटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, लिखो, according to this principle, according to this principle, all material items, all material items, all material items should be, एक सेकेंड, all material items should be disclosed। अब मटेरियल क्या होता है, लिखो, whether an item is material or not depends on nature and amount, or an item is regarded as material if it can if it can change the decision of the user, if it can change the decision of the user। देखो मेटीरियलिटी क्या होती है, मेटीरियलिटी मतलब जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल सपोज मैंने बिल्डिंग की रिपेयर्स पे खर्चा किया, बिल्डिंग की रिपेयर्स पे खर्चा किया, कितना, लेट सपोज 2,50,000, है ना। अब देखो केस ए, मेरी बिजनेस का टर्नओवर है लेट सपोज 10 लाख। केस बी, मेरी बिजनेस का टर्नओवर है लेट सपोज 20 करोड़। 20 करोड़ की अगर मेरी टर्नओवर है तो 2.5 लाख रुपए का मटेरियल का खर्चा मेरे लिए क्या रेलेवेंट, क्या मेरे लिए मटेरियल होगा। अगर 10 लाख का 10 लाख की आपकी टर्नओवर है, 2.5 लाख का अगर आप खर्चा कर देते हो तो डेफिनेटली इट इज रेलेवेंट, बहुत महत्व रखेगा, यानी दैट इज इट इज मटेरियल टू यू। ये क्या बन जाएगा, मटेरियल आइटम बन जाएगा। अगर आप 10 लाख में से 2.5 लाख का बिल्डिंग के रिपेयर पे खर्च कर रहे हो, इट मीन्स दिस इज मटेरियल आइटम। लेकिन इस केस में ये मटेरियल नहीं है, इट इज इमटेरियल। 20 करोड़ में से अगर आपने 2.5 लाख रुपए बिल्डिंग के रिपेयर पे लगा दी तो आपको क्या बन जाएगा, इट इज इमटेरियल। ये हो सकता है मटेरियल हो भी, हम मटेरियल नहीं भी, लेकिन यहाँ तो डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाएगा, ये मटेरियल। और दूसरा एग्जांपल, क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट, क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट even on temporary basis, even on temporary basis is material। ये भी क्या है, मटेरियल। तो देखो मटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है, मटेरियल प्रिंसिपल कहता है कि आप सभी मटेरियल आइटम्स को क्या करो, डिस्क्लोज करो। ऑल द मटेरियल आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब मटेरियल क्या है ये डिपेंड करेगा वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट, ये है या नहीं मटेरियल और नॉट, ये किस पर डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड अमाउंट, है ना। जैसे इस केस में ये अमाउंट डिसाइड करती है, ये अमाउंट डिसाइड करेगी कि ये मटेरियल है या नहीं है। और इस केस में ये नेचर, आपकी जो इवेंट है, आपका प्रोडक्शन प्लांट बंद हुआ तो इसका बंद होना ही इवन ऑन टेम्परेरी बेसिस इस आपको क्या बन जाएगा, मटेरियल है। तो एन आइटम इज रिगार्डेड एज मटेरियल इफ इट कैन चेंज। अगर एक यूजर का डिसीजन बदल जाए, कोई एक ऐसी आइटम जैसे कि उसको पता ही नहीं, अगर मान लो कोई पहले पता होता, सपोज कंपनी है ए लिमिटेड का एक प्लांट बंद हो गया सपोज ड्यू टू एनवायरमेंटल डैमेज, उन्होंने एनवायरमेंट को डैमेज किया, तो एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से
इसका एक प्लांट बंद हो गया और ये बात ए लिमिटेड में एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर था जो मिस्टर जी, जो इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा था और उसने इन्वेस्ट कर भी दिया, ही इन्वेस्टेड। अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो इन्वेस्ट नहीं करता, उसका डिसीजन बदल जाता, तो ये आइटम क्या कहलाएगी, मटेरियल। अगर यूजर का डिसीजन बदल जाए, इफ इट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर देन द आइटम इज रिगार्डेड एज मटेरियल, तब वो आइटम क्या बन जाएगी, मटेरियल। इफ इट कैन चेंज द डिसीजन, अगर डिसीजन बदल जाए तो वो क्या है आपके लिए, मटेरियल। चलो प्रिंसिपल नंबर नेक्स्ट, प्रिंसिपल नंबर है हमारा 6, प्रिंसिपल नंबर 6 नाम है मटेरियल प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, या हम इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, लिखो, ये क्या कहता है कि एंटीसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट future incomes and gains, expenses and losses, but do not anticipate future incomes and gains. एंटिसिपेट का मतलब होता है भविष्य में कुछ होने वाला। अगर आपको लगता है मेरा कोई एक्सपेंस होने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो आप उसे क्या कर दीजिए, फ्यूचर का आपको कुछ एस्टिमेटेड, आपको कुछ एस्टिमेशन लग रहा है फ्यूचर में कि कोई आपका एक्सपेंस होगा, तो आप उसे क्या कर दीजिए, यहीं पर रिकॉर्ड इन द करंट ईयर रिकॉर्ड कर दीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे फ्यूचर में कोई इनकम भी आना है, लेट्स सपोज कोई डिविडेंड आने वाला है, कुछ भी आप बोलते हैं मेरे को फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है, अगर फ्यूचर में कोई इनकम या कुछ प्रॉफिट होने वाला है, तो बट आप उसे रिकॉर्ड मत कीजिए, डू नॉट रिकॉर्ड। ये इसी बात के लिए है कंजर्वेटिज्म। आप यहाँ थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि आप भविष्य में होने वाली इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, भविष्य में होने वाले एक्सपेंस का अगर आपको थोड़ा बहुत भी अनुमान है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ड्यू टू दिस प्रिंसिपल प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक इज valued at cost or NRV. NRV is net realizable value. Closing stock is valued at cost or NRV, whichever is lower. अब ये क्या होता है, देखो एग्जांपल समझते हैं इसको। लेट्स सपोज ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है ना, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेजेस की, ड्यूरिंग द ईयर आई मेड परचेजेस ऑफ लेट्स सपोज रुपीज 1 लाख, परचेजेस ऑफ गुड्स कितने की 1 लाख, कितने का माल बेच दिया, लेट्स सपोज मैंने नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख में से लेट्स सपोज मैंने 75,000 के गुड्स क्या कर दिए, बेच दिए। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरे पास गुड्स बचा, दैट इज स्टॉक, वो बचा कितने का, 425,000। ये तो है मेरी इस क्लोजिंग स्टॉक के, जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक बचा उसकी कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। बट आज ही मुझे पता लगा, मैंने मार्केट में पता किया इसकी, अगर मैं मार्केट में इसका जो प्राइस है, लेट्स सपोज केस ए, मार्केट में जो इसका प्राइस है वो है 30,000 रुपीज, तो क्या मैं अपनी बुक्स में इस स्टॉक को 30 पे रिकॉर्ड करूं, फ्यूचर में लग रहा है कि 5,000 का बेनिफिट है तो वो 5,000 का मैंने आज रिकॉर्ड कर देता है। अगर ऐसा है तो आप उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 25,000 पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरई, यानी प्रॉफिट के केस में आप अपनी कॉस्ट को ही अपनी स्टॉक की कॉस्ट मान लीजिए। केस बी है, अगर आपके स्टॉक की मार्केट प्राइस है लेट्स सपोज 22,000, तो आपको क्या करना चाहिए, इस केस में आपका जो स्टॉक आपने 25,000 पे के लेकिन उसकी वर्थ आज मार्केट में 22 है, ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वी आर ओके विद इट, लेकिन अगर ज्यादा है, सॉरी अगर कम है
तो हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, हमें इसी को ही दिखाना पड़ेगा कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 22,000। दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक इज रिड्यूस्ड एज कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, यानी स्टॉक की किस्त में आपकी कॉस्ट भले 25,000 है बट उसकी एनआरवी 30 है, तो व्हिचएवर इज लेस 25 पे रिकॉर्ड करें, और अगर आपकी 22 है तो उसके लोअर 22 में रिकॉर्ड करें। आई होप समझ आ गया होगा कि ये प्रिंसिपल के पीछे क्लोजिंग स्टॉक को, ये क्लोजिंग स्टॉक को ये वैल्यूएशन के पीछे ये जो रूल है, इसके पीछे किस प्रिंसिपल का हाथ है, कौन से प्रिंसिपल का हाथ है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल जो ये कहता है कि आप भविष्य में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लगे कि आपकी एसेट की वैल्यू ज्यादा है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, आप अपनी करंट वैल्यू को ही अपनी कॉस्ट, करंट कॉस्ट को ही अपनी क्या मान लीजिए, कॉस्ट मान लीजिए, लेकिन कम है तो उस केस में आप कम पर ही चलिए, ठीक है, ये आपको कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है। चलो अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल नंबर 7 वो है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है, देखो देखो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, देखो as per this principle, as per this principle, an an asset is recorded in the books of accounts, recorded in the books of accounts at the purchase price, at the purchase price, and this asset will get reduced in the form of in the form of in the form of yeah in the form of charging depreciation, ठीक है। देखो एग्जांपल इसका, एक मशीन परचेज की हमने, मशीन परचेज की, लेट्स सपोज हमने 10 लाख की मशीन भी परचेज की, आज ये कौन सा ईयर है हमारा, सपोज अकाउंटिंग ईयर एंड है, ठीक है, मशीन को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, मशीन की कॉस्ट प्राइस है कितनी, 10 लाख, मार्केट में वैल्यू, केस ए मार्केट वैल्यू है लेट्स सपोज 12 लाख, मार्केट वैल्यू आज आपके एसेट की बढ़ गई, आप सोचते हो आपने बुक से 12 लाख लिख दी तो मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई 12 लाख हो गई, बट नो, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि आपको अपने एसेट को किस पे रिकॉर्ड पे चलना है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड चलना है, परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड पे चलना है, गोइंग कंसर्न असम्पशन, देयरफॉर हम किस पे रिकॉर्ड पे चलेंगे, कॉस्ट पे। अगर केस बी, अगर मार्केट वैल्यू हो लेट्स सपोज 8 लाख, तो भी आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, दैट इज 10 लाख। तो ये हम टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं, आपको क्या करना है, अपने एसेट को अपनी परचेज कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है, और उसे ड्यूरिंग द ईयर जो कोई कंजर्वेशन है उसके बेस पे आपको हर साल पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और इसे क्या करना है, रिड्यूस करते चले जाना है, ठीक है। करेंगे डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर तब और से समझ आएगा। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगला प्रिंसिपल नंबर, नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 8, प्रिंसिपल नंबर 8 है हमारा, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, लिखो, एज पर दिस प्रिंसिपल expenses should match with the revenue of the period, revenue of the period, that is
all expenses relating to generating revenue, all expenses relating to generating revenue should be recorded in the same period, recorded in the same period to determine correct profit or loss. लेट्स सपोज ये आपका क्या है, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इस साल में आप जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस का, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के करस्पॉन्डिंग आपने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए, भले ही पे किए या नहीं किए, लेकिन जो एक्सपेंस आपके इनकर हुए हैं, वेदर पेड और नॉट, आपने क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, ताकि आपको ट्रू पिक्चर मालूम पड़ जाए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है एज पर दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस शुड मैच विद द रेवेन्यू, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो जो एक्सपेंस से रेवेन्यू जनरेट हुआ वो दोनों आपस में मैच करने चाहिए, मतलब एक ही समय के दोनों क्या होने चाहिए, एक्सपेंस शुड मैच विद द रेवेन्यू, that is all expenses related to generating revenue should be recorded in the same period to determine whether profit or loss. आगे लिखो it is not relevant, it is not relevant whether cash is paid or not. Similarly for expenses, similarly it is not relevant whether cash is received or not in case of income. अब हो सकता है मैंने जो रेवेन्यू जनरेट किया, कुछ कैश सेल्स हो, कुछ क्रेडिट सेल्स हो, है ना, तो क्रेडिट का पैसा आया या नहीं मैटर नहीं करता, सेल हो गया ना, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। वैसे एक्सपेंसेस आपने पे किया या नहीं किया डजंट मैटर, इस ईयर का है तो आपने इस ईयर में रिकॉर्ड कर देना है। दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल नंबर 9 जो है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसके बारे में पिछले चैप्टर 1 में भी डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर 1 ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बारे में इसमें थोड़ा पॉइंट था हमारा। चलो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है as per this principle, लिखो as per this principle, as per this principle every transaction has two aspects, every transaction has two aspects, that is debit and credit of equal amount। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए started business with cash of rupees 10,000, let's suppose। तो जब भी अकाउंटिंग की बात होगी बिजनेस एंटिटी कॉस्ट क्या कहते हैं, बिजनेस अलग और ओनर अलग। तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस क्या आ गई, लायबिलिटी, यानी अगर मैं ड्यूअल एस्पेक्ट की बात करूं तो बिजनेस जब एंट्री डालेगा तो बिजनेस क्या कहेगा, मैंने कैश रिसीव किया कितना, 1 लाख का, दैट इज माय फर्स्ट एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, मेरी एक क्या बन गई, एक लायबिलिटी बन गई जिसे वापस रिटर्न करने हैं कितने, 1 लाख। तो ये दो एस्पेक्ट होते हैं जिसमें से एक को हमें डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट करना है। किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, बस इतना ही ध्यान रखें कि दो एस्पेक्ट हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के होते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन,
वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, दोनों ही इक्वल अमाउंट के होते हैं। चलो यहाँ तक बात क्लियर। अगला अगला कॉन्सेप्ट है, सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर 10। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 10 लिखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन concept। लिखो, as per this concept, as per this concept, recognize revenue when the transaction is entered, when the transaction is entered, and the obligation to receive and the obligation to receive the amount, when the obligation to receive the amount is established। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज करो, तब रिकॉग्नाइज करो जब आपका ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाए। जब आपकी ट्रांजैक्शन एंटर हो जाए तब आप क्या कर सकते हो, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और जब आपका ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट आपका एस्टैब्लिश हो जाए, the obligation to receive the amount is established, then you can recognize your revenue। For example, हमने लेट्स सपोज सेल्स की फरवरी 2023, ठीक है, और जिसका पैसा हमें मिलने वाला है, लेट्स सपोज हमने कोई क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल्स की फरवरी 2023 में, और इसका पैसा मुझे मिलना है अमाउंट टू बी received in, let's suppose, April 2024। इस केस में मैंने क्रेडिट सेल कर दी है, तो उस केस में मैं रिकॉग्नाइज कब करूंगी, फैब 2023 में ही रिकॉग्नाइज करूंगी। जब मैंने सेल्स कर दी तब मेरे पास राइट टू रिसीव द मनी आ गया, तो उस समय मैं अपने क्रेडिट सेल्स क्या कर दूंगी, बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगी। तो ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की बातें, जहां पर आपने जब सेल की तब आपने क्या कर देना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। तो ये आपका 10th कॉन्सेप्ट था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो और लिखो। लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 11, दैट इज वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिखो, as per this concept or principle, accounting should be free, accounting should be free from पर्सनल बायसनेस। आपको किसी भी तरीके से उसमें मिस स्टेटमेंट नहीं करना है, पर्सनल बायसनेस से फ्री होना चाहिए, कुछ भी उसमें निष्पक्ष होकर आपको अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, दैट इज all transactions recorded should be supported by evidences। उनके क्या होने चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंसेस होने चाहिए, दैट इज वाउचर्स, मेमोज, इनवॉइसेस, ये सब आपके हर ट्रांजैक्शन के पीछे ये एविडेंस होनी चाहिए। तो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। आपके अकाउंटिंग में कोई भी तरीके की पर्सनल
पर्सनल एडवांटेज उसमें नहीं होना चाहिए, पर्सनल वायलेंस में नहीं होनी चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन करो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंसेस होने चाहिए, जैसे कि इनवॉइसेस एक्सेट्रा। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी कवर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो कंप्लीट करेंगे। देन आज क्लास के लिए बाय। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो बाय।